प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और पाकिस्तान के ऑब्वियसली सीनियर सियासतदान हैं, वो दर्जा हरारत को नीचे लाने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने इन कोशिशों का आगाज़ किया और दूसरी तरफ 27वीं तरमीम की कहानी शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंकशाफ किया कि 27वीं तरमीम पर तो काफ़ी हद तक काम हो गया है, और यानी उनके इस ट्वीट से अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी हद तक काम हो गया है और इस पर मुशावरत शुरू हो गई है। आज खबरें ये चल रही हैं कि शायद रवां हफ्ते में टेबल हो जाए या अगले हफ्ते में टेबल हो जाए और पास भी हो जाए। तो 27वीं तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। यानी हुकूमत और PTI के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक तनाव इस 27वीं तरमीम के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो क्या ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? 27वीं तरमीम, क्योंकि 26वीं तरमीम पर कशीदगी या एतराज़ात अभी तक बाकी हैं, और दूसरी तरफ दर्जा हरारत को नीचे लाने की कोशिशें, क्या ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? और फिर ऐसे माहौल में कि जब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब के साथ जो मुलाकातें उन्होंने की हैं अपोजिशन के PTI के रहनुमाओं के साथ, उस पर PTI की जो लीडरशिप है वो एतराज़ात भी उठा रही है। तो ये सारी चीज़ें एक ही वक्त में कैसे मुमकिन होंगी? यहीं से आगाज़ करते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, खुश आमदीद। फवाद साहब, आपकी जो हालिया कोशिशें हैं जो अभी शुरू हुई, वो कहाँ तक पहुँची हैं? उसमें क्या ब्रेक आ गया है या वो चल रही हैं? नहीं, कोई ब्रेक नहीं आ गया। हम जो मुलाकातें हैं हुकूमती लोगों के साथ अब वो हो रही हैं और हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल हमें उम्मीद है कि चेयरमैन सेनेट के साथ और स्पीकर के साथ मुलाकात, अभी महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो कराची से इस्लामाबाद पहुंचते हैं, तो फिर ये मुलाकातें शेड्यूल जो हैं वो कर लेंगे हम। और बुनियादी तौर के ऊपर तो असद, मुझे तो खैर जैसा अभी आपने बात कही है, देखो ना, ये बड़ी इलॉजिकल बात है कि हम इमरान खान की रिहाई चाहते हैं और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई चाहते हैं, तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को क्यों एतराज है? ये बुनियादी तौर के ऊपर तो इलॉजिकल बात है। तो सवाए इसके कि हम ये कह रहे हैं कि 2 साल हो गए हैं और PTI की लीडरशिप तो हमें बिल्कुल इस मामले में हेल्पलेस नजर आ रही है, और नजर आ रहा है कि उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर इमरान खान को हमने इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया तो अगले 2 साल भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। लिहाजा हमें मजबूरी में ये मामला जो है इसको उठाना पड़ा है, बात करनी पड़ी है। और जो भी आदमी इमरान खान की और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की बात करता है उसको PTI को तो वेलकम करना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको ये लगता है कि जो हम कह रहे हैं कि जो लाहौर में असीरान हैं वो इस मामले को लीड करें, और शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, ये वो PTI के पुराने लोग हैं जो कि इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा सकते हैं। और इनको लगता ये है कि अगर उनको रिलीफ मिलती है और वो बाहर आते हैं तो ये लोग जो हैं फिर जाहिर है इनकी पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल नॉविसेस हैं, इनका कोई इतना कद है नहीं, कुछ नहीं। सो ये लोग अपने खौफ की वजह से जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं, अदरवाइज तो इसकी मुखालफत की कोई तुक ही नहीं बनती, लॉजिक ही नहीं बनता। जी। अच्छा फवाद साहब, इसमें ये तो सही है कि आप कह रहे हैं कि सलमान राजा साहब और बाकी लोगों को इस पर ये एतराज़ हो सकता है या उनके ज़ाती फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को तो रिहाई चाहिए ना, उन्हें तो इसको वेलकम करना चाहिए था, उन्हें तो इसमें खोट नज़र आनी चाहिए थी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या आपके ख्याल में वजह हुई कि उन्होंने इस पर वजाहतें जारी करवाई, अपने वकील से जारी कराई? और सलमान राजा साहब तो ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसकी वजाहत दी है और वो कहते हैं कि भाई ये मेरी ईमान पर ये मुलाकात ही नहीं हुई है। देखिए, सलमान राजा साहब तो खैर एक फ्रॉडिये हैं, तो उनकी बात के ऊपर तो मैं नहीं बात करूंगा, वो जो मर्जी कहते रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब को हमारी मुलाकात का 24 घंटे पहले पता था, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारी उनसे 45 ने बेसिकली ये खबर छापी थी राना मुदस्सर के हवाले से, उनके वकील से। तो नासिर जमाल जो ब्यूरो चीफ हैं के, मैंने उन्हें फोन किया और उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि नहीं, एक अखबार है जिसका ये हमें थोड़ी बहुत तवक्को होती है कि वो कोई जर्नलिज्म का नॉर्म रखेगा और काउंटर वर्जन लेगा, आपने वर्जन भी नहीं लिया। उसके बाद मैंने राना मुदस्सर साहब को उन्हें फोन पे साथ लिया और राना मुदस्सर साहब ने अपने एडिटर अपने नासिर को ये कहा कि मैंने बिल्कुल ये बातें नहीं कही और जिस तरह से छापा है डॉन ने वो बिल्कुल गलत है। और देखिए,
अगर आपको असद याद हो कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये तो बात ही शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और उमर चीमा ने की थी, जिन्होंने एक लेटर लिखा था हाँ। अडयाला में इमरान खान साहब को और कहा था कि टेम्परेचर नीचे लाया जाए और एंगेजमेंट की जाए। ये हमने तो नहीं कहा, ये तो खुद शाह साहब कह रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं। तो शाह साहब से जो हमारी 40-45 मिनट मीटिंग हुई, एक तो जाहिर है कि सारी जो वर्कर्स हैं, लीडर्स भी हैं, वो मौजूदा लीडरशिप से तो बहुत ही नालां भी हैं और वो समझते हैं कि इनमें इनके होते हुए तो पार्टी का कोई चांस नहीं है, और वो ये समझते हैं कि इनमें तब्दीलियां जो हैं वो जरूरी हैं और खान साहब को इस पे आना चाहिए कि ये लोग तो नहीं चला पा रहे और नहीं चला सकेंगे। इसलिए हमारी जो शाह साहब से भी कोई अराउंड 40-45 मिनट मीटिंग हुई और इजाज चौधरी साहब से भी मीटिंग हुई, और इसलिए इख्तलाफ की बात तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी तो प्रपोजल ही वो है जो खुद उन्होंने लिखी हुई है, तो इख्तलाफ वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती ना। सही सर, इसमें अगर तो आपने का हवाला दिया, आपने उनके एडिटर की बात भी की और आपने कहा कि वकील से भी उन्होंने कहा कि मैंने तो ये बातें ही नहीं की, तो ऐसी सूरत में एक तो इसकी तरदीद फिर उनको शाये करनी चाहिए थी आपको, या आपने हो सकता है उस पर इसरार किया उन्हें। दूसरी बात ये कि क्या आपके ख्याल में ये जो आपकी मुलाकातों से फौरी तौर पर तासुर लिया गया या उभरा कि ये मुलाकातें आप लोग खुद नहीं कर रहे बल्कि करवाई जा रही हैं, तो आपके ख्याल में क्या शाह महमूद कुरैशी को या बाकी लोगों को इस बात ने एक डिफेंसिव पोजीशन में तो नहीं डाल दिया कि हमारे बारे में यह तासुर ना चला जाए कि हम किसी डील का हिस्सा बन रहे हैं? देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल में द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान इज कि अगर एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है हमारी मुलाकातें और ये चीजें फैसिलिटेट करे, क्योंकि उसके बगैर हो ही नहीं ना सकता। देखिए, अगर हमने रिलीफ लेनी है शाह साहब के लिए, एजाज चौधरी के लिए, महमूद रशीद साहब के लिए, अपने पोलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, और अगर आप कहें कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इसके ऊपर मान ही नहीं रही, तो मुझे बताइए कैसे सिलसिला चलेगा। हमारा इस वक्त जो एक नुक्ता नजर है जो हमने हुकूमत के साथ भी उठाया है, वो ये है कि देखिए, जब अगर आप पार्टी के साथ एंगेज नहीं करेंगे, पीटीआई के साथ एंगेज नहीं करेंगे, तो उनके पास सवाए लॉन्ग मार्च करने, असेंबली से इस्तीफा देने और एक पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाने के और क्या ऑप्शन रह जाएगी। तो असल में तो गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए और पाकिस्तान के अंदर जो कामयाबियां वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ली हैं इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान में ट्रांसलेट हो, जो अभी तक ट्रांसलेट नहीं हो रही। तो ये हुकूमत का भी इंटरेस्ट है, पीटीआई का भी इंटरेस्ट है और हमारा भी इंटरेस्ट है। सिर्फ ये जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है उसका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी दुकानें ही इस कन्फ्रंटेशन पे चल रही हैं, उनकी दुकानें ही इस पे चल रही हैं कि इमरान खान जेल में रहे, उनके नाम के ऊपर फंडिंग भी होती रहे, उनके नाम के ऊपर तनख्वाहें भी मिलती रहे, उनके नाम के ऊपर जो है वो सारा सोशल मीडिया वाला मामला भी चलता रहे। पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो यही है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली हमारा साथ दे और हम रिलीफ ले सके पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, बशमूल इमरान खान और बुशरा के। फवाद साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इस वक्त अपनी सियासत कर रहे हैं उनकी दुकानें, सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो फिर हुकूमत की दुकानें भी तो बंद हो जाएंगी। राना सनाउल्लाह साहब इस तरह की बात कर भी चुके हैं कि अगर ये बाहर आए तो फिर क्या, ये तो हम अंदर चले जाएंगे। तो आपके ख्याल में क्या नून लीग को ये सूट करता है कि इमरान खान बाहर आए? वो टेम्परेचर को क्यों नीचे लाना चाहेंगे? उनके तो पॉलिटिकल फायदे में है कि उनकी हुकूमत कायम है अगर इमरान खान अंदर है। नून लीग को और इमरान खान दोनों को सूट ये करता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की स्पेस हो। अभी तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पॉलिटिक्स की स्पेस है, क्या होना है, ये देखिए, ये हमें नहीं पता क्या कैसे होना है। ये हमारा तो जो सिर्फ इस वक्त मकसद है वो ये है कि देखिए ना, अगर मैं और आप जो हैं, हमारे इख्तलाफ इतने हैं कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते, तो हम आपस में बातचीत क्या करेंगे? तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कितना माहौल हो जाए कि आप बैठ के बातचीत तो कर सकें, तो चाय का कप तो इकट्ठा बैठ के पी सकें, और उसके लिए आप अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इनको रिलीफ देंगे तो ये माहौल पैदा होगा और उससे फिर आप बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। बट देन दिस इज अप टू द पीटीआई की जो ये लीडरशिप है अडयाला की निकलेगी, ये फिर उनके ऊपर है कि वो इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। बस अब 27वीं तरमीम का अब ये तो ओपन हो चुका और इसमें पॉइंट्स भी सामने आ गए हैं काफ़ी हद तक। इससे अपोजिशन तो इत्तफाक कर ही नहीं सकती, ख़ास तौर पर जो अदालतों वाले मामलात हैं।
तो आपके ख्याल में ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? यानी आप दर्जा हरारत को भी नीचे लाने की कोशिश करें और 27वीं तरमीम भी पास हो रही हो। आप जानते हैं कि 27वीं तरमीम के अंदर जो चीज़ें लाई जा रही हैं और उसके मकासद क्या हैं, और 26वीं तरमीम के बाद अपोजिशन को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खासा नुकसान पहुंचा है, अदालतों से उनको लगता है कि रिलीफ नहीं मिल रहा, तो फिर ये कैसे दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी? मेरे नहीं ख्याल के तरमीम में जो है वो पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है आर्टिकल 243 की अमेंडमेंट होगी। बाकी अमेंडमेंट जो हैं वो तो कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ सीरियस हैं, वो होंगी भी नहीं। वो ऐसे जरा पीपल्स पार्टी को स्पेशली पॉइंट स्कोरिंग का मौका दिया गया है कि आप कह दें कि ये चीजें हम नहीं करेंगे। अदरवाइज ये मुझे नहीं लगता कि सीरियस एफर्ट है ये करने की। हालांकि 18वीं तरमीम में तब्दीलियां बड़ी जरूरी हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर कोई जमात एस्टैब्लिशमेंट के इस आइडिया के साथ एग्री करती है कि 18वीं तरमीम में तब्दीलियां होनी चाहिए तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी तो आपस में सूबे बांट के बैठे हुए हैं। तो खैर वो एक अलहदा बहस है उस पर। लेकिन इस माहौल में जाहिर है कि आईनी तरमीम के ऊपर पीटीआई तो सपोर्ट नहीं करेगी, तो ना करे। पीटीआई ने जो करना है, जो मुखालफत करनी है, रिजेक्शन करनी है, वही करेगी ना। लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर तो देखे ना आपने, जो पाकिस्तान के अंदर करने के तरीके हैं ना, आप इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, आगे से क्रैप कर दीजिएगा। ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। लेकिन उसमें हर बात के ऊपर ये तो नहीं कि हम लड़ाई करते हैं हर वक्त। नहीं, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी का कहा कि सिर्फ 243 हो जाएगा और बाकी नहीं होगा, और उनको पॉइंट स्कोरिंग का मौका दिया गया है। लेकिन आईनी अदालत का मामला, पीपल्स पार्टी तो पहले ही इसके की बड़ी हामी है, वो शायद ये भी हो जाए। फिर आर्टिकल 200 में तब्दीली, उस पर भी पीपल्स पार्टी को शायद एतराज़ ना हो, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इस बात पर दोनों हम आहंग हैं ज़हनी तौर पर। तो शायद एक 18वीं तरमीम या एनएफसी को छोड़ के बाकी चीज़ों पर तो पीपल्स पार्टी एग्री करती हुई नजर आ रही है। फवाद साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बिल्कुल ही अहमकाना ख्याल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला आइडिया, उससे तो पार्लियामेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अभी जो है ये बना के तो बड़ा कोई कारनामा करेंगे, वो तो बड़ा अपना बड़ा गर्क करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने दे हैव नॉट थॉट थ्रू दैट। ये थोड़ा सा इसको थॉट थ्रू कर दें। ये तो मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट का कोई बड़ा मुतालबा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, क्योंकि अब तो वो बन गई है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हैं, 26वीं तरमीम जाहिर है वापसी सीरियस। और वो बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज और इसके अलावा कोई इंटरेस्ट रहेगा किसी का। सही है। फवाद साहब, एक चीज़ जो हम पिछले 1-2 साल में ये पैटर्न देख रहे हैं, बल्कि 25 मई 2022 से पैटर्न देख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज के लिए निकलती है तो उन्हें बहरहाल किसी न किसी जरिए से इंगेज किया जाता है। 25 मई 2022 को भी इंगेज किया गया। फिर पिछले साल नवंबर में इमरान खान साहब से राब्ते करवाए गए और कहा गया कि आप एहतजाज ना करें, आपकी रिहाई अमल में आ जाएगी। इससे पहले 5 अक्टूबर को भी इस तरह की बातें शुरू हुई। अली मीन गंडापुर साहब भी मुतहरिक हुए, बैरिस्टर गौहर साहब भी मुतहरिक हुए। अब एक मरतबा फिर ये तासुर उभर रहा है कि चूंकि पीटीआई एहतजाज की बात कर रही है और नवंबर में वो कोई एहतजाज कर सकती है, तो इसलिए उनको महज इंगेज करने के लिए ये मुलाकातें शुरू कराई गई हैं। आपकी मुलाकातों की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों की जो हुई हैं। तो इस तासुर को आप किस तरह से रद्द करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये तो बिल्कुल सही बात है ना। जब आपकी टेंशन बढ़ेगी तो एंगेजमेंट जो है वो होनी चाहिए, और उसी वक्त ही होती है ना। अगर मुल्क नॉर्मल चल रहा हो और चीजें जो है वो चल रही होंगी तो गवर्नमेंट क्यों करेगी? गवर्नमेंट तो उसी वक्त एंगेज करने की कोशिश करेगी ना जबकि उसे टेम्परेचर जो है वो नीचे लाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ देखिए ना, पीटीआई को टेम्परेचर ऊपर करने का पहले कितने जो है वो नफलों का सवाब हुआ है कि आप वो दोबारा उसको कर दें। अगर पहली जो कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी, वो 100% इस लीडरशिप की वजह से कामयाब नहीं हो सकी। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये ना पॉलिटिकल लोग हैं, ना इनको समझ है, ना इनको अकल है। अगर यही काम जो है ये अडयाला के ये जो पॉलिटिशियंस है उनको दिया जाता, मुझे दिया जाता, हमारी जो पीटीआई के पुराने लोग हैं उनको दिया जाता, ये पहले जो है वो एंगेजमेंट कामयाब हो जानी थी। ये तो सिर्फ इन लोगों की वजह से कामयाब नहीं हो रही है। एक तो इनको समझ ही नहीं है, दूसरा ये करना भी नहीं चाहते। ये इमरान खान को जेल में रख के इनको फायदा है, जेल से निकाल के फायदा ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको इस तरह से भी आप ले लें, मैं समझता हूं कि अगर आप समझते हैं कि हुकूमत का, एस्टैब्लिशमेंट का ये इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में पीटीआई एहतजाज की तरफ ना जाए, तो ये बड़ी मुस्बत बात है और हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए और टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए। और उसका अगर नतीजा ना निकला, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जुनैद अकबर साहब पहले ट्रक की बत्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं और कहते हैं कि जी ये ट्रक की बत्ती है। यानी उन्हें यह लगता है कि सिर्फ इंगेज करके वक्त गुजारा जाता है और उसके बाद तब्दीली कोई नहीं आती।
देखिए असद, उसमें एक मसला ये भी तो है ना कि जो एंगेज किया जा रहा है वो, उसमें क्या लोग कौन इन्वॉल्व हैं, उसमें शराइत क्या हो रही हैं। अल्टीमेटली देखिए बातचीत के अंदर ये नहीं होता कि व्हाट इज योर्स, व्हाट इज माइन एंड व्हाट इज योर इज ऑल्सो माइन। इस तरह तो बातचीत नहीं होती। बातचीत तो होती है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे होती है। लेकिन अभी ये मसला नहीं है, ये आप अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, वो अभी नहीं है इशू। फिलहाल तो सिर्फ ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीफ मिले, ये जो औरतें बेचारी जिनका हशर नशर हो गया है इनको कुछ रिलीफ दे, और जो वर्कर 34,000 बंदे के ऊपर केस है, एंड आई कैन अश्योर यू 90% बंदा जो है उसके पाँव में जूता नहीं है, उसको वकील करने के पैसे नहीं है उसके पास। इन लोगों को भी तो देखना है या नहीं देखना। तो इसलिए अभी हमें ये टेंशन जो है वो नीचे आएगी। बाकी के क्या होना है क्या नहीं होना, अमेंडमेंट में क्या करना है वो करना है, वो फिर इमरान खान जाने और उनका काम जाने। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि माहौल हो जाए जिसमें खान साहब को रिलीफ मिल जाए। सही है, बहुत शुक्रिया फवाद जो साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हम सवाल उठा रहे हैं कि 27वीं तरमीम की कामयाबी, 27वीं तरमीम की मंजूरी और कामयाबी से इसकी इनफैक्ट मंजूरी, और साथ ही साथ जो दर्जा हरारत में कमी लाने की कोशिशें हैं, ये दोनों चीज़ें क्या साथ साथ कामयाब हो सकती हैं। हमारे साथ अब प्रोग्राम के इस हिस्से में मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, खुश आमदीद। इसार राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। इसार राना साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, चंद लम्हों में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगा। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में ये जो कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक रहनुमाओं की तरफ से दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए शुरू हुई हैं, जिसमें कुछ तहरीक इंसाफ के असीरान से मुलाकातें हुई और उसके बाद अब वो मुलाकातें करने जा रहे हैं हुकूमती लोगों के साथ, आपके ख्याल में टेम्परेचर को नीचे लाने की ये कोशिशें कामयाब हो सकती हैं, या इसके कितने इम्कानात हैं कि ये कामयाब होंगी? इससे पहले 2 खत लिखे गए हैं कोट लखपत के अहदेदारान नहीं है ना। जो 2 खत लिखे हैं कोट लखपत के तहरीक इंसाफ के असीरान ने, वो उन असीरान को भी आप साबिक अहदेदारान कहेंगे? असद, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो खत निकाल के पढ़ लें। वो भी यही कह रहे हैं कि दर्जा हरारत नीचे लाएं, सियासी लोगों से बात करें, मुफाहमत करें। आज का शाह महमूद कुरैशी का वीडियो पैगाम भी देख लें, वो भी यही कह रहे हैं। तो कोई एक बंदा तो ये बात नहीं कह रहा। और अगर आप कहें तो अगर खुफिया राय शुमारी करा लें तहरीक इंसाफ में, उनके सोशल मीडिया का खौफ ना हो ट्रोल का, एक रेफरेंडम करा लें तहरीक इंसाफ के अंदर, तो इन 99% तहरीक इंसाफ जो है वो मुफाहमत के हक में वोट डाल देगी, चाहे MNAs हो, चाहे MPAs हो, चाहे ओहदेदारान हो। अगर पार्टी के अंदर कोई जमहूरियत हो और वो पार्टी के अंदर कोई इज्तिमाई राय के तहत फैसले होते हों, तो पार्टी की इज्तिमाई राय तो कई दफा मुफाहमत के हक में सामने आई है। सही है, लेकिन अमली तौर पर इस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सका ना, ये बात भी है, क्योंकि शहबाज साहब ने सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द चेयरमैन, जो चेयरमैन इमरान खान, उनके साथ मशरूत किया था ना इसको, जब उन्होंने खत लिखा था। नहीं, ठीक है, लेकिन बानी चेयरमैन ने अपने असीरान का खत रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था ना। वो बात अपनी जगह है कि एक फर्द वाहिद की जो राय है वो पूरी जमात की राय पर से अफजल है। एक फर्देवाद की सोच पूरी जमात की सोच से अफजल है। और वो कहते हैं कि जी वो तो हमें ये भी कहते हैं कई लोग के पाकिस्तान से भी ऊपर है वो आदमी, तो उसकी तो कोई नहीं कही जा सकती। जमात में मुशावरत का कोई फोरम नहीं है, वहां कोई इज्तिमाई राय, कोई वहां डिस्कशन नहीं हो सकती, कल्ट फॉलोइंग है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? उसमें तो बेबसी है, पूरा मुल्क भी बेबस है और पूरी तहरीक इंसाफ भी बेबस है। इसार राना साहब, आपकी राय क्या है? साद रसूल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया मुझे, मैं आपको भी साथ साथ वेलकम करता हूँ। इसार राना साहब से मैं के सामने सवाल रख देता हूँ। इसार राना साहब, आपके ख्याल में ये जो फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब कोशिश कर रहे हैं मुलाकातें करके, और वो चाहते हैं कि दर्जा हरारत नीचे आए, अमली तौर पर इसकी कामयाबी के इम्कान क्या दिखाई देते हैं? देखिए भाई, मुजम्मिल साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि PTI में रेफरेंडम हो, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ तो 8 फरवरी को जब पूरी कौम ने रेफरेंडम में जवाब दिया तो उसे नहीं माना गया। तो एक पार्टी से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो जो है हमारी बात को
कर ले। तो या तो भाई क्या कहते हैं 8 फरवरी के पूरे कौम के रेफरेंडम को नहीं माना गया तो लेकिन चले कोई हुकूमत पहल करे और वो कहे कि जी पीटीआई के वर्कर मीनारे पाकिस्तान इकट्ठे हो जाए और वहां एक रेफरेंडम होगा, अच्छी बात है, उनको मौका मिलना चाहिए और उन्हें अपना फैसला सुना देना चाहिए, फिर इमरान खान को भी उसे मानना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? सर आपकी आवाज आ रही है, मगर आपकी तजवीज जो है वो उस पर अमल दरामद बड़ा मुश्किल है। आप कहते हैं कि सारे वर्कर्स को मीनारे पाकिस्तान पर जमा होने दिया जाए रेफरेंडम कराने के लिए, तो जमा होने देना बका इसी में है, जमहूरियत की बका इसी में कि ये रेफरेंडम हो जाए और इमरान खान साहब को भी पता चल जाए, क्योंकि जमहूरियत इसी चीज का नाम है। आप देख लें मुस्लिम लीग में जैसे एक भाई अपनी पग उठा के अपने बड़े भाई के सर पे रखता है और कहता है जमहूरियत बच गई जी, आज से आप सदर हैं। वो कहता है जी अच्छा फिर मेरी फला अजीज वजीर आला है, वो कहते हैं फिर मेरा कोडम जो है वो फला नायब वजीर आजम होगा। मेरा ख्याल है जमहूरियत की बेहतरीन रोशन मिसालें इमरान खान को इसे फॉलो करना चाहिए और एक रेफरेंडम हुकूमत को चाहिए कि पीटीआई को मौका दे दे। पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो है पीटीआई के वर्कर इकट्ठे हों और वो इस बात के हक में वोट दें या मुखालफत में दें। मेरा ख्याल बहुत अच्छी तजवीज़ है, मैं तो इसे सेकेंड ही करूंगा। हाँ बिल्कुल सही है। साद रसूल साहब, जब ये मुलाकातें शुरू हुई, फवाद चौधरी साहब और बाकी लोग जाकर मिले शाह महमूद कुरैशी से, एजाज चौधरी साहब से, तो वाकई कई लोगों को ये होप हुई कि टेम्परेचर नीचे आएगा, मुल्क के हालात बेहतर होंगे और ये सब चाहते हैं। लेकिन साथ ही हमारे सामने एक और पेंडोरा बॉक्स खुलता है और वो 27वीं तरमीम का है। अब मुश्किल ये है कि 27वीं तरमीम जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सख्त मुखालफत कर रही है और वो कह रही है हम इसकी एक शिक से भी इत्तफाक नहीं करते, और दूसरी तरफ ये टेम्परेचर को नीचे लाने की बातें, तो 27वीं तरमीम के जूं ये इसकी ये अप्रूवल का मरहला आगे बढ़ेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों चीजें क्या एक साथ हो सकती हैं? मेरा सवाल ये। देखिए असद साहब, मैं इसमें दो आपकी इजाज़त से गुजारिशें करूं कि सबसे पहले इस प्रिंसिपल से किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के अंदर रीजनेबल लोग मौजूद हैं वो भी इस प्रिंसिपल से इख्तलाफ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के जो सियासी मसाइल हैं, जिसके अंदर शायद सर फहरिस्त ये मसला है कि इमरान खान साहब की जो रेजिस्टेंस है उसको किसी पॉलिटिकल ढांचे के अंदर किस तरह जो पीटीआई के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, ख्वाह इमरान खान साहब की रिहाई हो या दीगर पॉलिटिकल वर्कर्स की रिहाई हो या 9 मई के मामलात हों या 8 फरवरी के मामलात हों या रिजर्व सीटें हों, इनको किसी डायलॉग से, किसी कॉन्फ्रंटेशन से नहीं, किसी मज़ामत से नहीं, किसी टकराव से नहीं, किसी डायलॉग से रिजॉल्व करना चाहिए। इस प्रिंसिपल के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि तमाम लोग, ख्वाह रियासत के अंदर हों, हुकूमत के अंदर हों, पीटीआई के अंदर हों, सब इससे एग्री करेंगे। हुकूमत वाले शायद थोड़े से कम करें, क्योंकि अगर पीटीआई की कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हो जाती है सिस्टम के अंदर तो वो हुकूमत के लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन बाकी कम से कम तमाम लोगों को इस बात से एग्री करना चाहिए कि अगर कुछ गुफ्तो शनीद, मैं नहीं कहता कि फवाद चौधरी साहब वगैरह वाली टीम ही ये खुलूस नीयत से कर रही है, हो सकता है उसमें कोई झोल हो, मुतल्लिका लोग इसमें बता सकते हैं, लेकिन जो भी बात करें ये लोग करें, रियासत करे, सियासत करे, अंदर से करें, बाहर से करें, अगर मज़ाकरात से, गुफ्तो शनीद से ये मसाइल सॉल्व हो जाए तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई मज़ायका नहीं, बल्कि ये तो इनकरेज करना चाहिए। सही है। जहां तक 27वीं तरमीम का ताल्लुक है, मेरा उसके ऊपर ये ओपिनियन है, अभी तक मुसव्वदा खास तौर पे तो सामने नहीं आया, लेकिन हमें बुनियादी तौर पे बिलावल साहब की ट्वीट से कुछ पता है कि बुनियादी 3-4-5 बातें उसके अंदर क्या हो रही हैं। देखिए, हमें कानून के पर्सपेक्टिव में, मैं सियासत को थोड़ा सा पसे नज़र रखते हुए कानून और आइन के पर्सपेक्टिव में, आईन पाकिस्तान वो इमरानी मुआहदा है जो डिटर्मिन करता है कि रियासत का, लोगों का आपस में क्या ताल्लुक है, मेरे क्या राइट्स हैं अपनी रियासत के खिलाफ, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी बुनियादी हुकूक के अंदर हैं जिनको रियासत सल्ब नहीं कर सकती, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो रियासत की पावर्स हैं जिनके खिलाफ मैं काम नहीं करूंगा, कि फॉर एग्जांपल मैं लाल इशारे के ऊपर ज़रूर रुकूंगा वरना मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा। ये रियासत की जितनी पावर्स हैं और आवाम के जितने हुकूक हैं, उनका जो फंडामेंटल कॉन्ट्रैक्ट है, जो इमरानी मुआहदा है, वो आईन पाकिस्तान है। मेरी गुजारिश ये है पीटीआई से बालातर होके, किसी भी ऑपोजिशन से, किसी भी चीज़ से बालातर होके, कि हुकूमत वक्त का इख्तियार है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से आइन के अंदर कुछ तरामीम कर सकें, सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई है हदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए। लेकिन वो जो भी हो, जब आप बेसिक इमरानी मुआहदे के अंदर एक शिक भी चेंज कर रहे हो, छोटी सी भी चीज़ चेंज कर रहे हो,
तो वो किसी दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में मुआहदा नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने मान गई नून लीग को और नून लीग मान गई पीपल्स पार्टी को, तो हमने आइन तब्दील कर दिया। आइन अवाम और रियासत के दरमियान, अवाम और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा है। इसके अंदर कोई भी शिक तब्दील करनी हो तो उससे पहले एक पब्लिक डिबेट होनी चाहिए। वो डिबेट पार्लियामान के फ्लोर पे भी होनी चाहिए, वो डिबेट मीडिया में भी होनी चाहिए, वो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए, उसमें एनजीओज इन्वॉल्व होनी चाहिए, लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होने चाहिए, पुलिस से उनका फीडबैक मिलना चाहिए, जुडिशरी से उनका फीडबैक मिलना चाहिए, बार काउंसिल से मिलना चाहिए, और एक डिलिबरेटिव प्रोसेस से जिस पे सब लोगों को कम से कम ये यकीन हो कि चलें अगर मेरी मर्जी की तरामीम नहीं भी हुई तो ऐसी तरामीम हुई हैं जिसकी मंतक सबको समझ आ रही है, जिसकी ज़रूरत के अंदर लोगों ने बहस की, जिसके बाद एक फैसला हुआ। तरमीम अगर इस तरह की जाए तो देर पा होगी, वरना हमें माजी के अंदर फॉर एग्जांपल पता है मुशर्रफ साहब ने 17वीं तरमीम की थी। 18वीं तरमीम जब पाकिस्तान के अंदर हो रही थी 2010 में, तो उसका सबसे पहला नुक्ता यह था कि हम 17वीं तरमीम को अनडू कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी मुशावरत से नहीं हुई थी, वो एक फर्द वाहिद के कहने पर हो गई। इसी तरह अगर दो पॉलिटिकल जमातें आपस में किसी बंद कमरे में बैठ के एक डील कर लेंगी तो उनसे नंबर्स तो शायद पूरे हो सकते हों, लेकिन ऐसी तरामीम देर पा नहीं होती जब तक उसमें पब्लिक का बायन नहीं होता। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब मामला ये है कि इस 27वीं तरमीम में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो खुद पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी थी, जैसे कि आईनी अदालत के क़याम का मामला, शायद जजों के तबादले के मामले पर आर्टिकल 200 में तब्दीली पर भी वो इख्तलाफ ना करें, शायद एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट पर भी ना करें। लेकिन आज शाजिया मरी साहबा ने कहा कि 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है, इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। कल फरियाल तालपुर साहबा ने रात में कुछ जर्नलिस्ट को डिनर पे घर बुलाया हुआ था, तो वहाँ पर भी ये डिस्कशन हुई और उसमें भी मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम कैसे इस मामले से पीछे हट सकते हैं, ये तो हमारा बुनियादी हमारी सियासत का मरकजी नुक्ता है 18वीं तरमीम और एनएफसी, हम इसे कैसे पीछे हट सकते हैं। तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी कल मुशावरत तो परसों करने जा रही है, लेकिन क्या वो इस पर सरेंडर कर सकती है या इस पर मान सकती है? मुजम्मिल साहब, मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। देखें, कोई भी किसी भी सूबे ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाया, फिर आईनी तौर पर सूबों को पाबंद किया जा सकता है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में। फिर किसी सूबे ने भी कोई वाइब्रेंट बल्दियाती निजाम नहीं बनाया, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं की। जिन सूबों में बल्दियाती निजाम मौजूद भी है वो भी डमी बल्दियाती निजाम है। किसी मेयर के पास, किसी के पास, नाज़िम के पास कोई इख्तियारात नहीं है। सारा फाइनेंशियल कंट्रोल सूबों के वजीर आला ने अपने पास रख लिया है, मरकज से लेकर। फिर मरकज उस पर भी बात कर सकता है कि जी आप सिंपल, अगर आप सूबों ने एनएफसी लेना है तो फिर पीएफसी में देना नहीं आगे। अगर सूबों वफाक से सूबों में इख्तियार लेना है तो सूबों ने आगे जिलों में यूनियन काउंसिल्स में इख्तियार देना नहीं है। ये डिबेट तो अपनी जगह मौजूद है कि 140 में तरमीम की जाए और ये जो हो, तो वो तो मेरे ख्याल में उस पर फिर पीपल्स पार्टी से इन प्रिंसिपल बात हो सकती है कि सिंध का बल्दियाती निजाम कितना बाख्तियार है, केपी का बल्दियाती निजाम कितना बाख्तियार है। पंजाब में बल्दियाती निजाम मौजूद ही नहीं है, ना पीटीआई की हुकूमत ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराए, ना मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात कराए पंजाब में। पंजाब तो महरूम ही रहता है बल्दियात से अक्सर। आप देखें 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही पंजाब में, उससे पहले शहबाज शरीफ दौर में मौजूद थे, लेकिन वो भी बहुत लागर और कमजोर बल्दियाती निजाम था पंजाब के मुकाबले में। अक्सर फवाद चौधरी साहब कहते रहे हैं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं है और वजीर आला की मर्जी है कि वो सारे पैसे लाड़काने में लगा ले या लाहौर में लगा ले, वो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक नहीं हुई हैं, और वो अगर आप 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक सूबों ने काम नहीं किया तो क्या वफाक उसको रिविजिट नहीं कर सकता? इस पर पीपल्स पार्टी से जरूर बात हो सकती है। साद रसूल साहब के सामने मैं 2-3 निकात रखना चाहता हूं। एक तो आईनी अदालत का क़याम, क्यों अब इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है? आईनी बेंच मौजूद है, जो उससे तवक्कुआत थी क्या वो पूरी नहीं हो रही? आईनी अदालत क्यों ज़रूरी है? इससे क्या मकसद है? एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा अदालतों की कारकर्दगी में? और जजों के तबादले का इख्तियार जो हुकूमत अपने पास या जुडिशल कमीशन के पास इनफैक्ट रखना चाहती है, तो इससे क्या होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद ये तीनों निकात में साद रसूल साहब के सामने रखता हूँ और फिर बाकी मेहमानों के सामने भी। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। साद रसूल साहब, ये बताइए कि आईनी अदालत के क़याम की अब हुकूमत ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। 27वीं तरमीम में उसको शामिल किया गया है और पीपल्स पार्टी के सामने ये रखा गया, और पीपल्स पार्टी का तो पहले ही ये ख्याल था पिछली मरतबा ही कि आईनी अदालत बननी चाहिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नहीं माने थे और फिर आईनी बेंच में लाना पड़ा। अब आपके ख्याल में क्या हुआ कि आईनी बेंच परफॉर्म नहीं कर सका, या नंबर पूरा हो जाने की वजह से अधूरे एजेंडे को मुकम्मल किया जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अधूरे एजेंडे को मुकम्मल किया जा रहा है। आप ये तो नहीं कह सकते कि आईनी बेंच परफॉर्म नहीं कर सका, क्योंकि परफॉर्मेंस का इसमें मयार मेरी नाकिसी राय में ये है कि आप पिछले एक साल के आईनी बेंच के फैसले देख लें। पिछले अक्टूबर में आईनी बेंच बना था जब 26वीं तरमीम हुई थी, उसके बाद से अब तक का आप आईनी बेंचेस के फैसले देख लें तो आईनी बेंच ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया, ख्वाह वो मिलिट्री कोर्ट्स रिलेटेड हो, रिजर्व सीट्स रिलेटेड हो, दीगर केसेस के। अभी 26वीं तरमीम का मुकदमा सुन रहा है, आप उसको देख लें, जो कि पावर को सीरियसली चैलेंज करता है। तो ऐसे तो नहीं है कि आईनी बेंच कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे निज़ाम को कोई ऐसी खलिश है जो आईनी कोर्ट बना के ठीक की जा सकती है। मेरे ख्याल में इसमें और फैक्टर्स हैं। आपने देखा एहसन भून साहब की तकरीर और दीगर लोगों की बातें कि शायद इसमें एज लिमिट आईनी कोर्ट की 70 साल की कर दी जाए। कुछ और लोग जो इसके अंदर किसी तरीके शायद एडजस्ट हो सकते हैं, शायद उनको किया जाए। मैं लेकिन इसमें गुजारिश करूँ आपकी इजाज़त से, सियासत से थोड़ा सा हट के, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव के अंदर, आइन के पर्सपेक्टिव के अंदर, कि हुकूमत का ये बार बार कहना है, और हुकूमत के जो सपोर्ट में बात कर रहे हैं इसमें, उनका ये बार बार कहना है कि दीगर ममालिक के अंदर भी आइनी अदालतें एग्जिस्ट करती हैं। ये बात दुरुस्त है, दीगर ममालिक में कुछ के अंदर आइनी अदालतें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बसद एहतराम, और क्योंकि मुझे थोड़ा मौका मिला उन ममालिक में पढ़ने का जहाँ पे ये आइनी बेंचेस, आइनी अदालतें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो ममालिक हैं जहाँ पे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, यानी कि वफाक का जो आइनी क्वेश्चंस हैं, उनको हमेशा से स्टेट लेवल से उनको सेपरेट रखा जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्मनी में देख लें, दीगर इस तरह के ममालिक में देख लें, तो वो हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट लेवल तक आइनी सवालात को जवाब देने के लिए अदालतें इलेहदा कर देते हैं। और जो रेगुलर अल्लाह देता और मुख्तार माई का ज़मीन का केस है, उनकी अदालतें मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पे आप आइनी अदालत का जो स्ट्रक्चर इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट की स्टेज के ऊपर जो हाई कोर्ट्स हैं वही आईनी अदालत भी हैं। ये तो नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक आईनी क्वेश्चन को इलेहदा तो नहीं, सेपरेट तो नहीं कर रहे, वो तो इस वक्त की प्रपोजल में भी नहीं लग रहा। तो हाई कोर्ट तक के लेवल के ऊपर आईनी क्वेश्चंस वो लोग सुन रहे होंगे जो रेगुलर हाई कोर्ट के जजेस की पावर एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये आगे से अदालत स्प्लिट हो जाएगी। अगर ये गवर्नमेंट की प्रपोजल जैसे जिसके भी खदोखाल हमारे सामने नहीं है, तो हम मफरूजे पे बात कर रहे हैं, तो अदालत सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे स्प्लिट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के पास वो इख्तियारात होंगे ऐसे आईनी फैसले करने के, जिसमें से कुछ चीज़ें आईनी अदालत में जाएंगी और कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट या नॉन आईनी अदालत में जाएंगी। ये जो स्प्लिट है फेडरल स्ट्रक्चर का सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, ये पाकिस्तान के अलावा और किसी मुल्क के अंदर कंसिडर नहीं हो रहा। बाकी जितने ममालिक हैं, आप फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेकंड फ्रेंच स्टेट के बाद से देख लें, आप जर्मनी के अंदर देख लें, आप इवन अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सवालों का जवाब देती है, आप उनको देख लें। उन सब के अंदर आईनी मुकदमात को इंटायरली पहले इंस्टेंस से आखिरी इंस्टेंस तक इलेहदा कर दिया गया और कहा गया कि ये फेडरल कोर्ट्स को या ये फेडरल लॉ को या ये आईनी लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। स्टेट्स के अंदर भी इस तरह आप टेक्सास में चले जाएं तो टेक्सास के लॉ को, अगर आप टेक्सास के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप चैलेंज करते हैं तो मुख्तलिफ अदालत में, अगर आप टेक्सास में रहते हुए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की किसी शिक को चैलेंज करते हैं तो उसकी अदालत पहले इंस्टेंस से मुख्तलिफ है। तो ये कैसे ऑपरेट करेगी कानूनी तौर पे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात जो इसके अंदर जरूरी है वो ये जो जजेस के ट्रांसफर वाली बात है, और ये सबसे जरूरी। सर, मैं ट्रांसफर वाले पर आने से पहले एक सवाल जरा इसी पर पूछना चाह रहा हूं। अभी इस वक्त देखिए 26वीं तरमीम का केस आईनी बेंच के सामने ज़ेर समात है और वहाँ पर बहस ये हो रही है कि जी इसको फुल कोर्ट के पास भेजा जाए, ये बेंच इसको ना सुने। लेकिन अगर इसी दौरान आईनी अदालत बन जाती है और ये केस आईनी अदालत के पास चला जाता है तो फिर तो ये सवाल ही ख़त्म हो जाएगा ना कि फुल कोर्ट के पास जाए, क्योंकि आईनी अदालत ही फुल कोर्ट होगी, वो खुद फुल कोर्ट होगी।
देखिए, हमारा इसके अंदर मफरूज़ा ये है जिस पे आप बात कर रहे हैं कि आईनी अदालत को वो ताकत दी जाएगी जो इस वक्त आईनी बेंच के पास है। अगर आईनी अदालत को सिर्फ वो ताकत दी जाए जो इस वक्त आईनी बेंच के पास है तो ये मसला सॉल्व नहीं होगा, इस वजह से कि जैसे कि आप जानते हैं कि 26वीं तरमीम की जो बहस चल रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हमने लाइव सुना, उसके अंदर एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि आईनी बेंच को तो कुछ इख्तियारात दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इंस्टीट्यूशन है, जो आईन पाकिस्तान में डिफाइंड है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस एंड ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि उनके जो इख्तियारात हैं वो सलब नहीं किए गए, वो खत्म नहीं किए गए। जिस मफरूजे पे हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि ये तमाम केसेस दायर ही आईनी अदालत में होंगे, उसको करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की पावर्स भी कम करनी पड़ेंगी। और ये एक बड़ी होलिस्टिक किस्म की बहस है, जिसके लिए मैं सिर्फ एक बात को मैंने शुरू में भी की, आपकी इजाजत से करता चलूं कि ये बात दुरुस्त है कि 2/3 मेजॉरिटी से आप आइन को चेंज कर सकते हैं, ये बात दुरुस्त है, हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन 18वीं तरमीम का मुकदमा जो 18वीं और 19वीं तरमीम का मुकदमा जो 18 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू किया, जिसमें फैसला तब तक नहीं आया जब तक 21वीं तरमीम का मुकदमा भी साथ जुड़ नहीं गया, तो एक जजमेंट आई जो 18वीं और 21वीं तरमीम के मुकदमे की इकट्ठी थी। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने उस बेंच को हेड किया, उनकी मेजॉरिटी जजमेंट थी 7 से जो 15 मेंबर बेंच ने जजमेंट दी। उस जजमेंट में ये बात तस्लीम कर ली गई है कि हमारे आइन के कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर्स हैं जिसको आप आईनी तरमीम से भी चेंज नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया उस जजमेंट में कि वो फीचर्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आईनी तरमीम से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म करना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि उस आईनी तरमीम को भी खत्म कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कल ये लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस होंगे और काबीना सुप्रीम कोर्ट होगी, तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट इस तरमीम को भी अंडू कर सकती है। इसी तरह 2, 3, 4 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दी कि अगर कोई तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ हो या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ हो, आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करना हो, या इस्लामिक पर्सपेक्टिव के खिलाफ हो, आपने हमारे आइन में से इस्लामिक प्रोविजंस निकाल के इसको सेक्युलर आइन करना हो, सही है, ये बात 2/3 मेजॉरिटी से भी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार होगा उसको स्ट्राइक डाउन करने का। मेजॉरिटी जजमेंट इसमें मौजूद है, बिल्कुल ठीक है जी। और अगर ये करना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये करना है तो किसी पार्टी को इलेक्शन इस बेसिस पर लड़ना पड़ेगा, लोगों से वोट इस बेसिस पर लेना पड़ेगा कि अगर आपने हमें वोट दिया और 2/3 मेजॉरिटी दी तो हम आइन के अंदर कुछ बुनियादी फीचर्स चेंज करेंगे। एक जुमला जी मुजम्मिल साहब, और उसके बाद एक जुमला साद साहब। जी मुजम्मिल साहब। देखिए, इशहार राना साहब, कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो पार्लियामेंट की रूलिंग नहीं थी। अगर वो पार्लियामेंट के 172 अरकान की तौसीक से रूलिंग जारी की गई होती, अक्सरियत से वो पेश करते और उसको पार्लियामेंट की अक्सरियत की हमायत हासिल होती, तो वो रूलिंग कभी भी चैलेंज नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो पार्लियामेंट की रूलिंग हो जाती है, उस पर 172 वोटों की मोहर लगी होती है अक्सरियत की जी। वो फर्द वाहिद की रूलिंग थी और जो आइन से मुतसादिम थी, इसलिए कासिम सूरी की रूलिंग ने उसने अदम एतमाद को अपनी जाती आमराना रूलिंग से खत्म करने की कोशिश की। उसने पार्लियामेंट का वोट का हक खत्म करने की कोशिश की कासिम सूरी ने। ठीक, उसने जिस काम के वोटिंग करानी थी, आप कहने के ये मिसाल यहाँ पर नहीं दी जा सकती। सर वक्त खत्म हो रहा है। साद रसूल साहब, बिल्कुल सही है। साथ साहब, आप एक जजों के तबादले के हवाले से कमेंट करना चाह रहे थे, कर दीजिए, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे भी अगर कमेंट करना चाहें कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, जरा कह दीजिएगा। सबसे पहले ये जजेस की तबादले वाली बात के ऊपर मैं गुजारिश करूं कि इसके अंदर बुनियादी प्रपोजल इस तरह की है कि जिस जज को ट्रांसफर किया जा रहा होगा, इस वक्त आर्टिकल 200 के नीचे, हमारे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 200 से के तहत उस जज की मर्जी शामिल होनी चाहिए। जो प्रपोजल है वो ये है कि उस जज की मर्जी खत्म कर दी जाएगी और या जुडिशल कमीशन का या चीफ जस्टिस का या किसी का फैसला इसके अंदर रख दिया जाएगा। इससे हो ये इस्लाम बज़ाहिरन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के लिए है, लेकिन वो तो ऑलरेडी कोई मुकदमात नहीं सुन रहे, उनके सामने तो वैसे ही कोई मुकदमात नहीं लगते। इससे होगा ये कि ओवरऑल तमाम हाई कोर्ट्स के तमाम जजेस के अंदर एक चिलिंग इफेक्ट जाएगा। हर जज को पता होगा कि अगर मैं लाहौर में बैठा हूं या इस्लामाबाद में बैठा हूं या सिंध में बैठा हूं, कराची में बैठा हूं, तो अगर मैं कोई ऐसा फैसला करता हूं जिससे ताकत
कोई नुकसान पहुंचता है तो या हुकूमत वक्त को या निज़ाम वक्त को नुकसान पहुंचता है तो निज़ाम वक्त के पास ये इख्तियार है कि वो आज तो मैं कराची बैठा हूं तो मुझे उठा के बलूचिस्तान भेज दें, और अगर मैं लाहौर में हूं तो मुझे लाहौर से उठा के किसी KPK में भेज दें, कहीं भेज दें। इससे इम्पैक्ट ये सिर्फ उन 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नहीं सही है, जो इम्पैक्ट ओवरऑल आप समझते हैं कि इससे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको एक धचका लगेगा, आपकी राय ये है, जबकि मुज़म्मिल सरवरी साहब आपकी राय से इख्तलाफ करते हैं। ये बहरहाल डिबेट में दोनों के दलाइल, दोनों अतराफ के दलाइल आपने सुने हैं। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।